हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी एक क्लास फिजिक्स की होने वाली है। फिजिक्स की क्लास नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले हमने थ्री क्लासें आपकी केमिस्ट्री और बायो की भी देख चुके हैं। तो अब यह क्लास हमारी फिजिक्स की आज रहेगी। तो क्लास में बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, तो इसीलिए आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक्स करें और उस पर कमेंट्स कर दें। ओके, तो देखते हैं आज के प्रश्न। बहुत ही अच्छे आपके यूपीएससी से लेके यूपीपीसीएस, एसएससी सीजीएल और आपके एनटीपीसी, सीएचएसएल, एमटीएस यानी कि 10 विभिन्न एग्जामों के 10 प्रश्नों को आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आज के प्रश्न बहुत ही टफ हैं, आप अच्छे से इनको समझिएगा और आप पहले ही प्रश्न को देखकर बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। तो पहला प्रश्न जो है वो आपका बहुत ही बेहतरीन है, तो देखिएगा। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए है तो आपको पता है कि ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो देखिएगा पहले प्रश्न के साथ में, और पहले प्रश्न को आप देख चुके होंगे। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था 2017-18 एग्जाम में। ओके, तो देखिएगा क्या है प्रश्न। यानी कि इन सभी ऑप्शनों में अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज बिल्कुल एक जैसी मिलेगी, जिसे हम कहते हैं युति और वियुति। बिंदु क्या होता है, तो पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं, पहले इस बात को हम समझेंगे तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर और प्रश्न हमारा बनाते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं हमारा प्रश्न यहाँ से क्या बनता है। अब देखते हैं इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमारी जो युति और जो वियुति जो होती है ये क्या होती है। देखिएगा ये जो हमारी ये दो चीजों से संबंधित होती है, दो चीजों को संदर्भित करती है। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल को संदर्भित करती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल को संदर्भित करती है, दूसरे खगोलीय पिंडों को संदर्भित करती है। खगोलीय पिंडों को संदर्भित करती है। अगर हम खगोलीय पिंडों की बात करें तो इसके अंतर्गत हम कुछ जैसे सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा की बात करते हैं। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की बात यहां से करेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट हमारे बनते हैं। एक बनता है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की बात करते हैं। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की बात करते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो खगोलीय पिंड होते हैं तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की ही बात करते हैं। और इसमें आपके ये देखिएगा कि इसमें अगर बात करेंगे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की ही, पहला ऑप्शन आपका बनता है। सूर्य ग्रहण से भी होता है, चंद्र ग्रहण होता है और केवल उपसौर के समय होता है। तो क्या होता है, तो इन सभी की हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो देखिएगा जैसे हमने आपको एक वीडियो थी उसमें आपको मैंने ग्रेविटेशन नीतांक का मान बताया था। किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। और जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है, वैल्यू भी होती है यहाँ से। ओके, तो हमने यहाँ से देखा था। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से, ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है हमारा उसके बाद में। देखिएगा एक हमारा पॉइंट जो होता है वो होता है चंद्र ग्रहण। क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे सूर्य ग्रहण लिख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है सूर्य ग्रहण, उसके बाद कुछ पॉइंट हमारे होते हैं, फिर हम कह सकते हैं, हम डिसाइड करेंगे चंद्र ग्रहण क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे चंद्र ग्रहण के बाद देखेंगे एक हमारा होता है उपसौर, और उसके बाद हमारा होता है उपसौर। एक होता है अपसौर और एक होता है हमारा उपसौर। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है हमारा। तो देखिएगा सूर्य ग्रहण कब होगा, तो सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण जब होगा तो बीच में क्या रहेगा, आपके चंद्रमा रहेगा। याद रखिएगा सूर्य ग्रहण के बीच में क्या रहेगा, तो सूर्य ग्रहण के बीच में चंद्रमा रहेगा। तो सूर्य ग्रहण के बीच में चंद्रमा होता है और एक साइड क्या होती है, पृथ्वी होती है, और दूसरी साइड क्या होता है, सूर्य होता है। तो देखिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में
सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसी प्रकार हम चंद्र ग्रहण को देखेंगे तो बीच में क्या रहेगा, आपका सूर्य रहेगा। क्या रहेगा, सूर्य रहेगा। तो इस साइड में आपके चंद्रमा और एक साइड में आपके पृथ्वी। तो हम कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो हम चंद्र ग्रहण कह सकते हैं। देखिएगा, चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें यहाँ से कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो सूर्य यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब सूर्य आ जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब सूर्य आ जाता है तो हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। उपसौर की अगर हम बात करेंगे तो उपसौर देखिएगा, उप मतलब बहुत ज्यादा दूर, तो पृथ्वी से जब सूर्य बहुत ज्यादा दूर हो सकता है, या कह सकते हैं सूर्य जो होता है वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूर होता है, तो क्या होता है, हमारा अपसौर होता है। एक कब होगा, आपको 4 जुलाई को होगा। कब होगा, 4 जुलाई को होगा। उसके बाद अपसौर की अगर बात करेंगे, ठीक है, उपसौर की बात करेंगे तो सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है कब, 3 जनवरी को। ओके, 3 जनवरी को सबसे नजदीक होता है। तो यहां पर हमने देखा कि पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, अपसौर मतलब होता है कि सबसे दूर होती है। तो पृथ्वी जो होती है सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसको हम अपसौर कहते हैं। और जब सबसे नजदीक जब होती है तो उसको क्या कहते हैं, उपसौर के नाम से जानते हैं। तो उपसौर हमारा कब होता है, 3 जनवरी को होता है। और अपसौर हमारा कब होता है, तो अपसौर हमारा 4 जुलाई को होता है। ओके, तो ये इस तरह से हमने देखा। अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। उससे पहले भी अगर थोड़ा सा और डिस्क्राइब इसको करते हैं तो देखिएगा, अगर चंद्रमा के अध्ययन की बात करेंगे, जैसे चंद्रमा हमारा आ गया, तो चंद्रमा के अध्ययन की बात करेंगे तो इसको सेलेनोलॉजी कहते हैं। छोटी छोटी और भी गैसें हमारे कई प्रकार की होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह अब हम देखेंगे प्रश्न हमारा क्या था। प्रश्न क्या था कि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की 180 डिग्री कोण की एक सीधी रेखा की स्थिति में बिंदु कहलाती है, इति और व्युति बिंदु कहलाती है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। युति व्युति बिंदु संयोजन सूर्य ग्रहण का कारण है, तो ये हमने देखा। इसी प्रकार उसने बोल दिया दोबारा से चंद्र ग्रहण का कारण है, तो ये देखा। युति व्युति बिंदु संयोजन में केवल अपसौर के समय होता है, नहीं, ये दोनों के समय होता है। तो पूछा कि कौन सा गलत है, तो केवल लगा हुआ है। जब केवल लगा हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, एक गलत आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा गलत आंसर होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यह कथन बिल्कुल संभव है यदि प्रकाश के लिए संचरण का माध्यम। तो पहले बात तो प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, पहला पॉइंट। लेकिन इसमें पूछा है कुछ अलग टाइप से कि प्रवृत्तीय अपवर्तनांक का हो, विभिन्न अपवर्तनांकों की पट्टियों का बना हो, समांगी और पारदर्शी हो, असमांगी और पारदर्शी हो। तो देखिएगा, प्रकाश की अगर बात करेंगे तो प्रकाश तरंगे जो हमारी होती हैं उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो प्रकाश तरंगों को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो जितनी भी हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो सब कैसी होती है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में जैसे आपकी परावैंगनिक किरणें हो गई, अवरक्त तरंगे हो गई, सूक्ष्म तरंगे हो गई, रेडियो, गामा, एक्स किरणें, ये सब कैसी हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे की श्रेणी में आती है। ओके, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में। अब वैक्यूम की अगर हम बात करेंगे तो क्या कह सकते हैं, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल होती है यहाँ पर। तो निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है। प्रकाश तरंगे जो होती है हमारी, किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे आपकी होती है। ठीक है,
तो इसमें है कि प्रवृत्ति अपवर्तनांक का हो, विभिन्न अपवर्तनांकों की पट्टियों का बना होता है, समांगी होता है और पारदर्शी होता है। ठीक है, असमांगी यानी कि विषवांगी होता है, पारदर्शी होता है। तो देखिएगा समांगी होता है और पारदर्शी होता है। ठीक है, तो हमारा प्रकाश होता है पारदर्शी होता है आपके। ठीक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कर दिएगा। तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करिएगा आप लोग, आपका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन हमको एक मोटिवेशन मिल रहा है लाइक करने में। तो आप लगातार चैनल को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा चैनल को। चलिए अगले देखते हैं कि एक विद्युत बल्ब 220 वाट के जनरेटर से जुड़ा हुआ है। इसमें धारा जो बह रही है वो 0.4 एम्पियर बह रही है। वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो ऊर्जा शक्ति क्या होगी, तो ऊर्जा शक्ति बतानी है। तो ऊर्जा शक्ति की अगर बात करेंगे तो एक फार्मूला होता है हमारे पास में, P बराबर PI। तो अगर P की बात करेंगे, ठीक है, तो शक्ति हमको निकालनी है। B का मान 220 वोल्ट है और I का मान 0.4 एम्पियर है। 0.4 एम्पियर को अगर 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 88 वाट। तो कितना वाट आएगा, 88 वाट आएगा। तो यहां से देखते हैं तो कितना आंसर होगा हमारा, 88 वाट। यानी फिजिक्स में आपके प्रश्न भी आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संदर्भ में सही नहीं है। यह विषम के समान आकार यानी कि विषय के समान आकार का है, यह पार्श्व रूप से उल्टा है, यह वास्तविक प्रतिबिंब है। तो कभी भी समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब की श्रेणी में नहीं होता है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो अगले पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीछे उतनी ही दूरी तक बन सकता है जितनी दूरी वस्तु सामने होती है। ओके, एक पतली सोने की पन्नी का प्रयोग द्वारा अल्फा किरणों का प्रकीर्णन किसके द्वारा किया गया था। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, यानी कि प्रकाश का फैलना क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। जैसे आसमान का रंग आसमानी दिखना या नीला दिखना किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जब हम अंतरिक्ष पर जाते हैं तो जो हमारा आसमान का रंग होगा वो कैसा दिखेगा, हमको काला दिखेगा। ये भी किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो आसमान का नीला होना और आसमान का काला होना, अंतरिक्ष पर चढ़कर जब जाएंगे तो आसमान कैसा काला दिखेगा, ये सब किसके कारण होता है, ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है। तो कह रहा है कि अल्फा कणों का प्रकीर्णन कह सकता था बीटा कणों का प्रकीर्णन तो किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। तो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी, किसकी खोज करी, इलेक्ट्रॉन की खोज करी। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का परमाणु यानी कि जो हमारा परमाणु होता है इसके कुल मिलाकर 3 अवयव होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, आपके पेपर में बहुत बार पूछा भी जाता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ठीक है, कूलाम लगा लेते हैं। और द्रव्यमान की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपके 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, थॉमसन ने करी थी। न्यूट्रॉन की चैडविक ने करी थी। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन प्रोटॉन की खोज को गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। परमाणु सिद्धांत का आविष्कारक किसे कहते हैं, तो परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले किसने दी, तो डाल्टन ने दी थी। ठीक है, तो एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले किसने दी, डाल्टन ने दी थी। तो इस प्रकार जो आंसर है अल्फा बीटा कणों के जो संदर्भ में जो सही बनता है वो बनता है हमारा रदरफोर्ड। क्या बनते हैं, रदरफोर्ड बनते हैं। कहना पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बात करते हैं, विरल से सघन माध्यम में जाता है और तीव्रता की क्षति के बिना प्राप्त होता है। सघन मतलब क्या होता है, विरल मतलब फैला हुआ होता है, सघन मतलब होता है सुकड़ता हुआ यानी कि ज्यादा घना। सघन से विरल माध्यम में जाता है और तीव्रता की क्षति के बिना प्राप्त होता है। विरल से सघन माध्यम में जाता है और तीव्रता की क्षति के साथ प्राप्त होता है। तो देखिएगा क्षति के साथ तो प्राप्त नहीं होता है, ये तो इंटेंसिटी की बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, तो जब ए नहीं होता तो इसमें भी ऑप्शन में ए भी आपका क्या है, रॉन्ग आंसर हो गया।
तो सघन से विरल माध्यम में जाता है और क्षति के बिना ही प्राप्त होता है। तो सघन से यानी कि जो घना होता है उससे क्या आता है, विरल माध्यम में जाता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की और भी घटनाएं होती है, जैसे मृग मृच्छका का बनना। अगर मृग मृच्छका की हम बात करें, मृग मृच्छका, जैसे हम कभी भी फोर व्हीलर अगर चलाते हैं तो उसके शीशे से हमें दिखता है कि आगे रोड पर क्या है, पानी है, लेकिन जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर पानी नहीं होता है। ऐसी घटनाएं ज्यादातर क्या राजस्थान में ज्यादा देखी जाती है। तो राजस्थान में मरुस्थलों में मृग मृच्छका ज्यादा दिखाई देती है। जब हम दूर से देखते हैं तो हमको लगता है कि रेत पर पानी है, लेकिन जब हम वास्तविकता वहां जगह पर पहुंचते हैं तो रेत पर पानी नहीं होता है। ये क्या होती है, मृग मृच्छका होती है। जैसे हीरे का चमकना, हीरे में चमक या हीरे का चमकना किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे की अगर बात करेंगे, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। अगर पेपर में कभी भी प्रश्न बनता है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता और हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.4। तो 2.4 जो होता है वो आपके हीरे का अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हीरे को गर्म करेंगे तो वो ग्रेफाइट में आपके परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ग्रेफाइट के रूप में परिवर्तित आपका हो जाएगा। तो हीरे में कठोर होता है, हीरा बहुत ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है। तो उसकी जो कठोरता का जो कारण है वो उसकी संरचना है। तो हीरे की संरचना कैसी होती है, समचतुष्फलकीय। तो हीरे की जो संरचना होती है वो होती है समचतुष्फलकीय। हीरे की संरचना आपकी होती है। ओके, तो अगला प्रश्न देखते हैं। करें द्रवों तथा गैसों में कभी भी, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी यूपीएससी ने पूछा था 2014 के एग्जाम में। ठीक है, प्रतिचुंबकीय गुण नहीं होते, अनुचुंबकीय गुण नहीं होते, लौह चुंबकीय गुण नहीं होते, वैद्युत चुंबकीय गुण नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि द्रव और गैसों में कभी भी नहीं हो सकते। तो यानी कि लौह चुंबकीय गुण जो होते हैं वो कभी भी नहीं हो सकते। तो लौह चुंबकीय गुण नहीं होते हैं आपके, किसमें होते हैं, ठोसों में होते हैं, द्रव व गैसों में नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करता है। लंबाई प्रभावित करती है, सामग्री के संचालन का तापमान, क्रास अनुभागीय क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो अगर यहां से हम देखेंगे तो इसका ठीक आंसर क्या होगा, आपके उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रतिरोध की बात करेंगे तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है, आपका ओम। ओम क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है। इसे इस टाइप के सिंबल से लिख भी सकते हैं हम। ठीक है, अगर तापमान की बात करेंगे तो तापमान के कई सारे मात्रक होते हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है आपका, और केल्विन होता है। मानव शरीर की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, किसका टेम्परेचर होता है, आपके मानव शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, आपके 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में 310 के केल्विन होता है। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 3 तरीकों से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 तरीकों से हम सभी का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है M-32/9 K/5। ये क्या होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसके द्वारा हम सभी का तापमान सेंटीग्रेड में, केल्विन में और आपके फ़ारेनहाइट में ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई का मात्रक क्या है, तो लंबाई का मात्रक आपके मीटर है। तो लंबाई जो है आपकी मूल राशियों की श्रेणी में आता है। तो भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियों की चर्चा की जाती है, जिसमें आपका लंबाई भी एक क्या है, आपके मात्रक की श्रेणी में आता है। करें 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 30 मीटर प्रति सेकंड की एक समान गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। पॉइंट पूछ रहा है कैनेटिक एनर्जी क्या होगी, जिसे हम लिखते हैं के ई से। तो पूछ रहा है कैनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो कैनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। तो m जो डिनोट करता है वो आपके द्रव्यमान को करता है, v जो है वो आपकी स्पीड को, वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो देखते हैं 1/2, बात करेंगे द्रव्यमान 10 है, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड है। 1/2 को डिवाइड करेंगे, 10 करेंगे
30 का स्क्वायर करेंगे 9, इसको कटिंग करेंगे तो आएगा 5, और 9 पंजे होता है 45, तो कितना जूल आएगा, तो आपके 4500 जूल आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 4500 जूल यहाँ से राइट आंसर होगा। आप देख लीजिएगा। तो फिजिक्स में क्या होते हैं, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस वीडियो में हमने 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखे, कोई एक वीडियो नहीं, लगातार वीडियो पे वर्क भी हम करेंगे और लगातार आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी आज तक आपके 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल साइड में पूछे गए हैं उन सभी पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि फिजिक्स में सबसे कठिन हम लोगों के लिए क्या रहता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं जनरल साइंस, और जनरल साइंस में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जब आते हैं तो इसकी हमें प्रॉब्लम होती ही होती है। ठीक है, अगले, तो आज की वीडियो जो है हमारी यहीं तक है। तो लगातार आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कि आपको कैसे लगी। और आपको अगर न्यूमेरिकल की वीडियो चाहिए है तो हमको कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि सर कम से कम 100 प्लस या 200 प्लस न्यूमेरिकल लगातार करा दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे। वंदे मातरम।